नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रचार धुआंधार है, वार पलटवार है। कल प्रचार का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सारे दलों के नेता और प्रशांत किशोर पीके, वो भी अपनी पार्टी जन स्वराज के लिए ताकत लगाए हुए हैं और धुआंधार प्रचार आज रहा। प्रचार का सुपर सोमवार रहा। बीजेपी के नेताओं की फौज पड़ी हुई है। कई राज्यों के नेता पड़े हुए हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, संगठन से जुड़े तमाम लोग पड़े हुए हैं और 30-32 उड़न खटोले बीजेपी नेताओं के उड़ रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी बिहार में हैं। वो आरजेडी और महागठबंधन को जिताने के लिए मैदान में हैं, वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। इन सब के बीच एक मुद्दा केंद्र में आ गया है। वह मुद्दा है कट्टा। यूपी और बिहार में कट्टा कहते हैं, इसे तमंचा कहते हैं ना, तमंचा लगा के। तो और जब ठेठ बिहारी अंदाज में या यूपी वाले अंदाज में आएंगे तो कहेंगे कट्टा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन्होंने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा लगा के मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवारी थी वो छीन ली है कांग्रेस से। तो प्रधानमंत्री इस बिहार के बीच चुनाव में कट्टे को विमर्श में ले आए हैं, कट्टा। और अपनी चुनावी रैलियों में लगातार कल और आज धुआंधार उन्होंने कट्टा का जिक्र किया। और आज वो थोड़ा और आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि कट्टा, कटुता और क्रूरता, ये है आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में है। और इसके बाद कट्टे को लेकर बिहार में एक तरीके से वार पलटवार शुरू हो गया। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि राजद ने कांग्रेस से उम्मीदवारी सीएम की छीन ली और राजद वालों को विकास रास नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कट्टा, कटुता, क्रूरता उनका शगल है। इसके उलट आरजेडी और कांग्रेस विकास की बात करते हैं। वह बिहार को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी देने की बात करते हैं। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार देने की बात करते हैं। राहुल गांधी नालंदा को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि यूपीए के कार्यकाल में नालंदा को विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी फिर से बनाने का बीड़ा उठाया था। वादा करते हैं कि मेरा वादा है, मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन होगा, ये कहते हैं राहुल गांधी, माफ़ कीजिएगा। और इस बात को वो कहते हैं कि नहीं, एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिहार को मिलनी चाहिए जहां विश्व भर के लोग पढ़ने को आएँ। बिहार के लोग तो पढ़ें ही, क्योंकि बिहार में से मेधा सबसे ज़्यादा है। अच्छे अस्पताल क्यों नहीं होने चाहिए, नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव सभाओं में सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात में कारखाना देते हैं और बिहार में कट्टे की बात करते हैं। तो आज मंथन में हम यही बात करेंगे, यही सवाल रखेंगे कि कट्टा वर्सेस कारखाना। अब कट्टा वर्सेस कारखाना का विमर्श क्यों आ रहा है और ये कैसे, इसका एक दृष्टिकोण ये भी है कि बिहार में कभी वो जंगल राज की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और जंगल राज की बात की कई चुनावी सभाओं में, और वो कह रहे हैं कि लालू का जंगल राज अब वापस नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर विपक्ष सवाल उठा रहा कि भाई लालू का जंगल राज तो ठीक है, लेकिन एनडीए का जंगल राज, साफ तौर पर मोकामा में अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव को के पैर में गोली मारी, उन्हें कार से कुचला गया, थार जीप से मार दिया गया, हत्या कर दी गई, उसके सीसीटीवी फुटेज हैं। पटना के एसपी इस बात को कह रहे हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है। अनंत सिंह सरकार को अपने किसी खास अंग पर रखते हुए
कहते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं, एक अजीब सी टिप्पणी वो करते हैं, किसी खास अंग का नाम लेकर सरकार को उसकी बराबरी पर रखते हैं, और जब वो जेल जाते हैं तो पुलिस का एक सिपाही उनके लिए पंखा, दूसरे उनके अटैची। तो ये जंगल राज है, ये छोटे सरकार हैं। और उसके बाद फिर केंद्र के मंत्री, आरजेडी के नेता ललन सिंह, डिप्टी सीएम जाते हैं वहाँ मोकामा में, सम्राट चौधरी, और कहते हैं ललन सिंह के सारे मोकामा के एक नौजवान अनंत सिंह है। कैसे हो सकता है ये? एक व्यक्ति जिसका सीसीटीवी फुटेज, जिसके खिलाफ FIR हो, एसपी खुद कह रहा हो कि इस व्यक्ति ने गोली मारी दुलार चंद यादव को, क्योंकि दुलार चंद यादव पहले कभी लालू प्रसाद के बहुत खास हुआ करते थे, बड़े करीबी हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता थे। लेकिन इस बार वो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार की तरफदारी कर रहे थे, उसके साथ थे, चुनाव प्रचार उसी उम्मीदवार का कर रहे थे, जब अनंत सिंह और उनके लोगों से भटभेरा हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। तो कैसा जंगल राज है? तो जंगल राज, कट्टा वर्सेस कारखाना, विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो लोग 20 साल की सरकार चला रहे हैं वो कट्टा वर्सेस कारखाना की बात कर रहे हैं, वो कट्टे की बात कर रहे हैं। और फिर आरोप लगा रहे हैं कि विकास आरजेडी और वो नहीं चाहते। ठीक है, आरजेडी के राज में जंगल राज रहा होगा, निश्चित रहा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और रहा ही था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या उसी जंगल राज के नाम पर अगले 20 साल तक वोट मांगे जाएंगे? वो जंगल राज अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? अनंत सिंह, सूरज भान, रति भान जैसे लोग, रीतलाल यादव जैसे लोग, लालू यादव भी पीछे नहीं रहे। आज रीतलाल यादव के चुनाव प्रचार में वो चले गए। रीतलाल यादव एक माफिया हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, मवाली हैं, जेल में बंद है। सूरज भान माफिया डॉन, उनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही मोकामा से, कभी चंद्रशेखर के करीबी हुआ करते थे। अब आरोप लग रहा है कि मुन्ना तिवारी की बिटिया को टिकट दिया आरजेडी ने, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट दिया। तो कांग्रेस डिफेंस कर रही है, आरजेडी डिफेंस कर रही कि भाई मुन्ना तिवारी की बिटिया पे तो FIR नहीं है, शहाबुद्दीन के बेटा तो अपराधी नहीं है, वो तो AK-47 लेकर नहीं घूमता। बिहार में अजब दलीलें हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी महिलाओं की बात करती हैं, योगी आदित्यनाथ राम मंदिर, सीता मंदिर, भ्रष्टाचार, कानून का राज, बुलडोजर की बातें करते हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं PDA वालों एक हो जाओ। तो बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। कुछ बयानात सुनिए, फिर हम चर्चा करेंगे कट्टा वर्सेस कारखाना। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान, हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। कट्टे की बात करना,
गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। नीतीश, मोदी, शाह एंड कंपनी ने बिहार को सिर्फ मजदूर सप्लाई करने की कंपनी बनाकर रख दिया गया। आपने देखा होगा किस तरीके से मजदूर जो बड़ी संख्या में ट्रेनों से गुजरात भर के जाते हैं। ये मोदी जी जो गुजरात मॉडल चिल्लाते थे, उसका असली अर्थ यही था कि सब कंपनी, सब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और आधे सस्ते रेट पर लेबर जाएगा बिहार से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको विकास रास नहीं आता आरजेडी कांग्रेस को, और मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो लेबर सप्लाई की फैक्ट्री बिहार को बना दिया है। कारखाने लगाएंगे गुजरात में और सस्ता लेबर ले जाएंगे बिहार से, वोट मांगेंगे बिहार में, कट्टे की बातें बिहार में करेंगे, कारखाना गुजरात में लगाएंगे। इसी पर आज चर्चा कि क्या बिहार का चुनाव कट्टा वर्सेस कारखाने के विमर्श की तरफ जो पहला चरण है 6 नवंबर को, जिसमें वोट डाले जाएंगे, यानी कि 2 दिन बाद, क्या उसका विमर्श कट्टा वर्सेस कारखाना बनाने की कोशिश की जा रही है? उसके पीछे वजह क्या है? 20 साल जो एनडीए सरकार चला रही है, उसको क्या जरूरत पड़ गई कट्टा वर्सेस कारखाना की? ओम प्रकाश भुवन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। स्वागत ओम प्रकाश। साहन परवेज आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मनोज दीक्षित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विद्वान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, धन्यवाद। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं, बहुत धन्यवाद, आभार अजय जी। पंकज मान सिंह एक कारोबारी हैं, चूँकि कारोबार व्यापार इनकी सब बातचीत हो रही है तो एक कारोबारी का होना इस कार्यक्रम में जरूरी है। पंकज मान सिंह इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, स्वागत। अर्जुन केसरी सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में हाजिर हैं, बहुत स्वागत। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे सवाल ओम प्रकाश भुवन से। ओम प्रकाश भुवन, एनडीए 20 साल सरकार चला चुकी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कट्टा, कटुता और क्रूरता आरजेडी की डिक्शनरी में है। आरजेडी की डिक्शनरी में तो कहीं दिखा नहीं, और आरजेडी या कांग्रेस जो है उसके किसी नेता ने तो इस तरह के शब्द बोले नहीं। और प्रधानमंत्री जी कल कट्टे का विमर्श लेकर आ गए। पहली बार तो बिहार में कट्टे शब्द का प्रयोग ही प्रधानमंत्री जी ने किया, और मैंने भी बहुत दिनों बाद सुना कट्टा। तो क्या जरूरत पड़ गई कट्टा तमंचा लाने की? भाई जमीन खिसक रही है क्या एनडीए की, जो कट्टे की जरूरत पड़ गई? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश भुवन अनम्यूट करिए और सारे लोग अपने माइक को बंद कर लें, तभी चर्चा हो पाएगी। काइंडली थोड़ा आप टेक्निकल टीम इसको देख लो, बहुत डिस्टर्बिंग है। ये बंद कर दीजिए, सारे लोग अपने माइक बंद करें और टीवी बंद कर दें कृपया, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। ओम प्रकाश भुवन जवाब दीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है क्या? बोलिए बोलिए, बिल्कुल 100% बोलिए। ये अभी आपने खुद कहा आरजेडी को कट्टा, कटुता, करप्शन, जो ये उनका संस्कार है। आरजेडी मतलब इन शब्दों की पर्यायवाची है। अगर उसको लेकर के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो धरातल की सच्चाई है मित्र, उसको बयां किया है। आरजेडी के लोग खुलेआम सड़कों पे
कट्टा लहराते हुए गाने बना रहे हैं, अन्य जातियों को धमकी भरे गाने पर चलाए जा रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो कोई अब बचने वाला नहीं है। खुलेआम जाति विशेष को गालियां दी जा रही हैं। अभी एक शब्द भी आरजेडी के किसी नेता ने अपने उन समर्थकों का आह्वान नहीं किया, आग्रह नहीं किया कि बाबू ऐसा काम मत करो। यानी कि आप प्रत्यक्ष तौर पे वैसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो समाज में कटुता भी पैदा कर रहे हैं, जातिगत कड़वापन पैदा कर रहे हैं। कथन तो आपके नस नस में है। माफ कीजिएगा, बार बार थोड़ा सा कॉलिंग आ रहा। अभी तेजस्वी जी ने एक बयान में अपने कहा, अभी एक कटुता और कड़वापन की नीचता, मैं नीचता शब्द कह रहा हूं, आज वो कहां फेंक रहे हैं कि गुजरात में विकास होगा। अरे भाई, अभी 10 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहते हुए कहा कि बिहार में जनसंख्या के अनुपात में औद्योगिक जमीन की कमी है, का हब बनाया जाता है। एआई हब बनाने के लिए स्किल्ड हैंड कैसे खड़े हो, हम वहां बिच रहे हैं। ये बेरोजगारों का जो आप सप्लाई केंद्र कर रहे, किसने बनाया भाई? अगर आपको जातीयता ही करनी थी तेजस्वी जी, आपके पिताजी अपने 20 वर्ष में, आप सब भी एक आंकड़ा देखिएगा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली को दूध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेजता है। पूरा एक रैक शायद दिल्ली जाता है दिल्ली को। काश हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के गौ पालकों को इतना मजबूत बना दिए होते तो बिहार और यूपी में, बिहार अकेले। भाई आप ही की सरकार है। ओम प्रकाश होश में आओ भाई, आप होश में आ जाओ, आपकी सरकार है। पालक की याद नहीं आई? अरे याद करिए, आपकी सरकार दोनों स्टेट में। आप कहीं नींद में है क्या? 20 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में 7-8 साल से सरकार है, केंद्र में सरकार है, बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। आप क्या वो नेहरू जी गैया का दूध दूह के दिल्ली भेजेंगे? लालू यादव भेजेंगे दूध? आप क्यों नहीं भेजे भाई? क्या बातें करते हैं आप लोग? भाई साहब, आज बिहार का बजट जो उनके राज में 25,000 करोड़ का था, आज हमने 2.25 लाख करोड़ कर दिया। आज मनरेगा का पैसा, आज 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा। तो इन बातों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो भाई? ये चुनावी सभाओं में इसका जिक्र क्यों नहीं करते आपके नेता? आपके नेता कट्टा तमंचा की बात करते हैं, लालू यादव की बात करते हैं। क्यों करते हैं भाई? कट्टा तमंचा की बात क्यों करते हैं? का चारा नहीं खाया हमने, सड़कों का अलकतरा अरे नहीं बहुत किया। सारे लालू यादव से 1000 गुना चारा खाने वाले लोग आ गए हैं। अभी कैग ने की रिपोर्ट देखी, कितने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ बिहार में। वो चारा नहीं तो क्या है, पूरा चरागाही खा गए लोग। क्या बात करते हैं आप? भाई साहब, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेताओं को सीधे चुनौती देता हूं। जैसे सुशील मोदी जी, सरजू राय जी, अन्य नेता कोर्ट में गए चारा को लेकर के, ये जाए ना। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है हम में, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। केवल हवाबाजी करना, भाई इस देश में कोर्ट है, इस देश में बहुत सारी एजेंसियां हैं, अब जाए, कौन रोक रहा है? केवल ये वो क्या कहते हैं, प्लेट लहराते रहना, ये हो गया। अब जाए तो सही। ठीक है ओम प्रकाश, है कि अगर हमने, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सहान परवेज वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इतना सब नरक करके रखा था, लालू जी ने सब गड़बड़ किया, जंगल राज, ये राज, कट्टा तमंचा और कटुता, पता नहीं क्या क्या। तो कहीं ना कहीं एकदम तो नहीं है ना मामला, कहीं ना कहीं कुछ हुए है ना, तभी तो उनको कहने का मौका मिलता है। सहान परवेज बोलिए। इनका हो गया होगा तो इनको चुप करा दीजिएगा। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहली बात कि मैं इनकी बात को तो संज्ञान में लेना बेकार ही है। इनको ये नहीं पता कि सरकार कहाँ किसकी चल रही है। ये जुनून में आके अपनी ही सरकार को प्रवचन देते देते कोस रहे हैं। तो अभी इनसे क्या बात किया जाए और इनकी बातों को कितना सीरियस लेगी पब्लिक है, तो ये भी जानते हैं। बात रही है प्रधानमंत्री जी ने कहा कट्टा की बात, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल वालों ने कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा रखकर सीएम पद का घोषणा करा लिया। भाई सीएम पद का घोषणा हुआ तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, जब नहीं हो रहा था तब आप नाच रहे थे।
तो आपकी बेचैनी इस बात की है कि आपकी सत्ता चली गई, और आप तो वो प्रधानमंत्री हैं जिसके साथ अलायंस आपने कर रखा है। यही नीतीश कुमार जी तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे कभी। उनका एक ही मैनिफेस्टो था, एक ही एजेंडा था कि नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर निकाल देना है, और उन्होंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया, और गठन करने के बाद आपने उनको कनपट्टी पे कट्टा रखकर उनसे उम्मीदवारी अपनी कराई, और उनको इंडिया ब्लॉक से आप खींच कर लेकर गए। तो ये प्रधानमंत्री का आचरण और चरित्र अपना बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने सहयोगियों के कान पे कनपट्टी पे कट्टा रखकर आपने शिंदे को साफ करके और फडणवीस को लाया, आपने शिवराज जी को हटाकर उनको रिप्लेस कर दिया, आप जो है रघुवर दास जी को झारखंड से रिप्लेस कर दिया, आपने खट्टर जी को हरियाणा से रिप्लेस कर दिया। तो ये केवल और केवल कट्टा के भरोसे हो सकता है। ये जो आपका कट्टावादी नीति है, उस कट्टावादी नीति का आप परिचय दे रहे हैं। और बिहार ये गुजरात नहीं है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को याद रखना होगा। जहां मुद्दों की बात होगी, आप मुद्दों से भगाकर कट्टा, AK-47 इनके उम्मीदवार के पास मिलता है, AK-47 से 400 राउंड गोली चलती है इनके उम्मीदवारों के द्वारा। तो यही इनका नेचर है, यही इनका सिग्नेचर है। और बिहार एक ऐसे लोगों से अब त्रस्त हो चुका है। हमारा जहां आह्वान है कि हम कहते हैं कि बिहार अब लेबर हब नहीं बनेगा, बिहार में नौकरियों की बात करनी होगी, और प्रत्येक घर में अगर सरकार ने सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया, ये सरकार की नाकामयाबी है, इस सरकार का निकम्मापन है। अब इस सरकार को अगर चुनाव लड़ना है तो मैं कहता हूं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। मैं कहता हूं आपको कि नौकरी की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था की बात होनी चाहिए। दुर्गेंद्र जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 10 मिनट की बारिश में प्रधानमंत्री जी आपके जितने डिक्लेयर्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें आपने करोड़ों हजार करोड़ रुपए खा लिए, उन सभी स्मार्ट सिटी में 10 मिनट सिर्फ बारिश हो जाएगी तो आपको गाड़ी नहीं बोट निकालकर ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये सिस्टम आपने बनाया है। आप भ्रष्टाचार का बात करेंगे, आप लूटने का बात करेंगे। आप अब तक बता दे प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने कितने हजार करोड़ रुपए गबन कर लिया, और जिन जिन शहरों को आपने स्मार्ट बनाने की बात कही उसका बेड़ा गर्क कर दिया। 10 मिनट की बारिश में आप गाड़ी नहीं, दुर्गेंद्र जी, आपको बोट लेकर ऑफिस जाना पड़ता होगा। तो ये जो आपने दिया है बिहार के और देश को, वो देख रहा है। आप एक भी वादों पर 11 सालों में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। आपके मुख से जो निकली हुई बातें होती है वो केवल जुमला होता है। ठीक है शांत परवेज। मैं जरा पंकज मान सिंह को चर्चा में शामिल करूंगा। पंकज मान सिंह के कारोबारी हैं। पंकज मान सिंह, क्या चुनाव में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कहमाई, विश्वविद्यालय, अस्पताल, कार्रवाई, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, व्यापार, कारोबार, इन पर बात होनी चाहिए? कट्टा पे बात होनी चाहिए, तमंचा पे बात होनी चाहिए? इन्होंने कट्टा लगा दिया, उन्होंने कट्टा लगा दिया। अरे कांग्रेस ने आरजेडी की कनपट्टी में कांग्रेस ने कट्टा लगा दिया, जनता से क्या लेना देना उसका? या पता इस बातों से, फादिल बातों से क्या मतलब? ये 20 साल की सरकार है, इसका रोड मैप ये होना चाहिए कि भाई मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं इतने अस्पताल और खोल दूंगा, मैं व्यापारियों को सहूलियत दे दूंगा। ये बातें होनी चाहिए। पंकज मान सिंह, कट्टा की बात, मेरी आवाज तो जा रही है आपके पास? हाँ बोलिए। कट्टा की बात तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कारोबारी की बात होनी चाहिए। कारोबार आज 20 साल से, जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, तो पहले से और आज देख लीजिए, पहले 5 बजे के बाद लोग गांव देहात में नहीं जाना चाहते थे। आज ये लोग से कारोबार कर रहे हैं। व्यवसायी मतलब नीतीश सरकार से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे उद्योग का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देख लीजिए, 7 निश्चय 2 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान है और 5 लाख रुपया 1% ऋण में उसको दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे तो वो बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है। नीतीश जी के राज में कई तरह के काम हुए हैं। तो यही बातें होनी चाहिए ना पंकज मान सिंह? यही बात तो मोदी जी को भी करनी चाहिए, यही बात नीतीश जी को करनी चाहिए। फिर लालू के जंगल राज के सारे चुनाव जीतने का क्या मतलब? और आप बार बार वही बात कहें कि कट्टा वाले हैं, तमंचा वाले हैं। ये क्या बात हुई भाई? आप 20 साल सरकार चलाने के बाद आपको अभी भी नेहरू और लालू की जरूरत पड़ रही? अरे आप अपनी बातें कहिए कि हमने कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आओ भाई
ठोक के कोई माफिया करो गुंडाई, ठीक कर देंगे हम। पंकज, नहीं, व्यवसाय की बात होनी चाहिए, कारोबारियों की ही बात होनी चाहिए। और हम लोग का नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में कारोबारियां बढ़ रही है, कारोबार बढ़ रहा है, ये मतलब निश्चित ही है। और हम लोग धीरे धीरे ठीक और है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कट्टा की बात नहीं होनी चाहिए, व्यवसाय की बात होनी चाहिए, कारोबारियों की बात होनी चाहिए। ठीक बात, बड़ी अच्छी बात कही पंकज मान सिंह ने कि कट्टा की बात नहीं, कारोबार की बात होनी चाहिए। हम भी इसी बात से सहमत हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक से लौट आए हैं। कट्टा वर्सेस कारखाना, कट्टा वर्सेस कारोबार। ब्रेक से पहले व्यापारी उद्यमी पंकज मान सिंह कह रहे थे कि हाँ, सुधार हुआ है। लालू राज में 5 बजे के बाद कारोबारी दुकानें बंद कर देते थे, ये बात सही भी है, लेकिन कितने दिन तक? लालू के उस जंगल राज को कितने दिन तक? और फिर ये जो अनंत सिंह ने किया, जो पटना में खुलेआम गोलियां चल रही, व्यापारी खेमका की हत्या हो गई, अस्पताल में घुस के मर्डर हो रहा, ये मंगल राज है, इससे नहीं डर रहा व्यापारी। तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन 20 साल अगर कोई पार्टी, कोई गठबंधन सरकार चला हुआ हो, फिर उसको अभी भी लालू और नेहरू की अगर जरूरत पड़े चुनाव में, तो ये संकट का विषय है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु, लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब का अध्ययन रहता है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे कार्यक्रमों में लगातार जुड़ते रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बिहार के चुनाव में पिछले 2 दिनों से कट्टे की चर्चा है, तमंचे पे डिस्को तो हम आपने खूब सुना है, और बिहार, यूपी बिहार के लौंडे खूब थिरकते हैं तमंचे पे डिस्को। लेकिन ये कट्टा जो हम लोग बचपन में सुना करते थे ना, गुरु कट्टा खोस ले, तो वो कट्टा वाला जो मामला है ना, प्रधानमंत्री जी ले आए कट्टा। अब कट्टा, तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई बिहार को कट्टा और गुजरात को कारखाना, तो कट्टा वर्सेस कारखाना, कट्टा वर्सेस कारोबार। तो ये कैसा विमर्श बिहार में देख रहे हैं प्रोफेसर दीक्षित? जी, चुनाव का माहौल होता ही ऐसा है कि कुछ ऐसे विषय छेड़े जाते हैं जिससे चर्चाएं केंद्रित हो जाती हैं। बिहार के चुनाव में ये वास्तविकता है कि मैं भी ये कट्टा शब्द बिहार के संदर्भ में कई वर्षों बाद, दशकों बाद सुन रहा हूँ। कमन रहा है किसी समय में, अलग बात है, लेकिन हम लोग तो, हमको ही बड़ा मतलब बहुत दिनों बाद सुनाई पड़ा भाई कट्टा। अमूमन ये तो आ ही गया बिल्कुल जी। लेकिन वो मैं ये देख रहा था कि जब चुनावों का समय आता है, मैं ये बात आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि भारत में चुनाव हकीकत पर कम होते हैं और इमोशंस पर ज़्यादा होते हैं, और इमोशंस जगाने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग होते रहे हैं। मुझे अभी मैं एक डेटा देख रहा था कि हम और आप 2-4 लोगों को छोड़ भी दें तो लगभग 60% जनता इस देश की इमरजेंसी के बाद पैदा हुई है। लेकिन आज भी इमरजेंसी का जिक्र जब किया जाता है तो इमोशन जगाने के लिए किया जाता है, और वो जनता भी प्रभावित हो जाती है जिसने इमरजेंसी को देखा ही नहीं कभी, भोगने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये विषय उठाए इसलिए जाते हैं कि कुछ इमेज के साथ खिलवाड़ किया जा सके, या वो चुनावों में उन चीज़ों को लाया जा सके जिनसे कि वोटर टर्नआउट प्रभावित हो सके जी। और और जैसे रचनात्मक मुद्दों से, विकास के मुद्दों से थोड़ा ध्यान इधर उधर हो सके। इसमें कोई शक नहीं है। जो बात अभी पंकज भाई कह रहे थे या अन्य विश्लेषक भी कहे, बिहार पर बदला है, बहुत बदला है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि उतना सिग्निफिकेंटली नहीं बदला है जितना बदलाव उसके आसपास के राज्यों में हो गए हों। ये कारण है कि बिहार, जो कि हम लोग ये शुरू से जानते थे कि ईस्टर्न एरिया, जो हमारा कलकत्ता पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था एक्सपोर्ट माध्यम के लिए, और उसकी वजह से सारा उद्योग जो है वो कलकत्ते की तरफ जाता था, सारी सप्लाईज कलकत्ते की तरफ जाती थी, और ईस्टर्न एरिया हमारे लिए नज़दीक हुआ करता था। उसको काउंटर करने के लिए गुजरात ने अपना कांडला पोर्ट डेवलप किया, और कांडला पोर्ट की तरफ आज सारा उद्योग, सप्लाईज शिफ्ट होने लगी और शिफ्ट होती चली गई। बिहार इस बीच में फंस गया है, क्योंकि अभी भी उद्योग के मामले में बिहार पीछे है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, नेशनल लेवल से भी ज़्यादा है, नौकरियों के मामले में भी अभी नेशनल लेवल से नीचे जा रहा है,
तो ये सारे प्रयास होने के बावजूद भी बिहार अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पाया है इन सभी सकारात्मक मुद्दों में। इसलिए नकारात्मक मुद्दे ही चुनाव का विषय बनते हैं और जी बनेंगे। जी ये एक मुख्य कारण है बदलाव के बावजूद, लेकिन वो बदलाव जब आसपास के राज्यों से आप तुलना करेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ये मुद्दे वापस आते हैं और ये एक 50 साल के आसपास का अनुभव लेने के बाद मुझे लगता है इन चुनावों में, सारे चुनावों में कोई न कोई भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं, और जो भावनात्मक मुद्दे उसकी पहचान के साथ कुछ कंफ्यूजन पैदा करें मतदाता के मन में और मतदान एक तरफ को झुकाया जा सके, ऐसे प्रयास होते हैं, आगे भी होंगे। और यही इसी में आज ये शब्दावली जो आपने कहा कट्टा वर्सेस कारखाना, जो वास्तविकता में बात तो कारखानों की होनी थी, वास्तव में बात तो कारोबार की होनी थी, बात तो सारा व्यापार की होनी थी, बात सारी पढ़ाई लिखाई की होनी थी। बिहार की प्रतिभाएं पूरे देश को और पूरे दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन बिहार को नहीं कर पा रही, क्योंकि बिहार में वो मूलभूत चीजें आज भी नहीं है जिनके कारण बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके, सारे संसाधन होने के बावजूद। ठीक बात है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही प्रोफेसर दीक्षित ने। अजय जी, आपकी तरफ मैं रुख करूंगा। अजय जी ने कहा कि जब सकारात्मक चीजें पैमाने पर ना हो तो मजबूरी में नकारात्मक चीजें ही केंद्र बिंदु में आती है या केंद्रीय विमर्श बनती हैं। एक विद्वान होने के नाते बहुत बड़ी अपीलिंग बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी प्रोफेसर दीक्षित की ये बात कि वो कह रहे हैं कि भाई लाख प्रयास के बावजूद, बहुत अच्छाई के बावजूद, सुशासन के बावजूद, नीतीश कुमार जी के क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद अगर कह लें तो स्थिति अभी भी मतलब लेवल पर क्या पासिंग मार्क में नहीं है। तो मजबूरी में भी कट्टा की बात करनी पड़ेगी, भी कारखाने की बात कैसे काम चल ही नहीं पाएगा। कारखाना की बात करेंगे तो सवाल हो जाएंगे। अजय जी। दुर्गेन जी, मैं सबसे पहले चूंकि इत्तेफाक से सन 2000 से लेके और 2004 तक मैं बिहार और झारखंड में हिंदुस्तान अखबार का उस समय सीनियर रिपोर्टर हुआ करता था। लखनऊ से आप सोचिए अमर उजाला से नौकरी छोड़ के गया था तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, नहीं तो इतने खतरे में तो मैं अपनी जिंदगी डालने नहीं जाता, मेरे माँ बाप नहीं भेजते। तो जब मैं गया था उस समय इत्तेफाक से राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और उस दौर की बात बता रहा हूं आपको कि यदि आप कहें कि रात को शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी और ऐसा होता था, मुझे अपने आप में आश्चर्य लगता है, क्योंकि मैं जिस ट्रेन से उतरा था वो ट्रेन खुद वहां 9:30 बजे रात को पहुंची थी, और मैं आराम से बुद्ध मार्ग अपने दफ्तर गया था। मेरे एडिटर साहब मेरा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ, बस तुम्हारा ज्वाइनिंग करा के उसके बाद मैं जाऊं, तुम्हें गेस्ट हाउस भेज दूं। तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि उस समय गया, फिर रात को मैंने 11:30 बजे खाना खाया जाके, फिर जो हमारा क्राइम रिपोर्टर था उसके साथ मैं घूमा, क्योंकि मुझे बॉस ने कहा था कि बस कल से काम पे जुटी जाओ। तो अब मुझे थोड़ा सा समझने, तो उसके साथ बाइक से घूमा भी और समझा। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि मुझे ये बड़ा अतिशयोक्त लगता है। दूसरा, अब मैं नरेंद्र मोदी सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े पे आ जाता हूं, क्योंकि आंकड़े किसी के नहीं होते हैं, सरकारों के अपने होते हैं। लालू ने 1990 में जब सरकार संभाली तब 1,24,000 आपराधिक मुकदमे दर्ज होते थे, यानी जो क्राइम था वो 1,24,000 के आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। और जब लालू जी राबड़ी जी ने छोड़ा, उस समय 97,850 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 97,850, यानी 1,24,000 समथिंग जो थे वो कम हो करके 97,800 कुछ हो गए। 2005 में जब नीतीश जी को मिला, उस समय तो मैं नहीं था लेकिन आंकड़े मेरे पास हैं, उसके बाद में 2005 में जो आपको बताया, उसके 5 साल बाद 1,27,000 केसेस हो गए। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट जो आंकड़ा एनसीआरबी ने जारी किया है उसके मुताबिक 3,52,000 क्रिमिनल केसेस नीतीश के राज में रजिस्टर हुए।
अब एक और आंकड़ा आप जान लें, क्योंकि जब कहा जा रहा है, ज्यादा पुराना मेरे पास नहीं है, लालू जी के पूरे 15 साल का जो आंकड़ा है उसमें जो हुए किडनैपिंग के केस दर्ज हुए, नरेंद्र मोदी का ही जो बीजेपी का ट्वीट है उसी के मुताबिक मैं बता रहा हूं, ये आप देख लीजिए। जी जी। तो उसके मुताबिक है कि 37,000 अपहरण के केस हुए। अब 37,000 तो इन्होंने बताया, लेकिन साहब नीतीश जी के 8 साल का आंकड़ा मेरे पास मौजूद है। 2016 में 7,324, 2017 में 8,479 और 2018 में 9,935, 2019 में 10,925, 2020 में 7,809, 2021 में 10,198 और 2022 में 11,822, 2023 में 14,371, यानी टोटल 8 साल में हुए 80,943। अब हमारे जो दर्शक हैं वो फैसला करें, मैं तो जज नहीं हूं कि कब जंगल राज था या कब नहीं था। एक मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता दिया, एक ये भी बता दिया। दूसरी चीज बता देता हूं, एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब कट्टे की बात हो ही गई तो ये कट्टे का फैसला कर लीजिए। अब मैं एक बता देता हूं, 1947 में जब देश आजाद हुआ, आपको पता है, सबको पता है, एक भूखमरा देश मिला था, कुछ नहीं था, हमारे देश का बजट क्या था सब कुछ पता है। अब दीक्षित जी इसको बेहतर डिफाइन कर देंगे कि किस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी स्थिति थी। और उस स्थिति में भी सुनिए आप, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1953, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च 1925, ये है 2020 में इसका विस्तार हुआ है, ये 1955 में बनना शुरू हुई। इसके बाद नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये 1947 में। फिर बरौनी रिफाइनरी, सबसे पहली रिफाइनरी देश में सबसे बड़ी रिफाइनरी बनी 1964 बेगूसराय जिले में। कोल इंडिया स्थापित हुई, वो उसका जो झारखंड जो आज हो गया है, झारखंड और बिहार दोनों में उसका वो हुआ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। इसके अलावा ये तो हुआ इसका, इसके बाद आप देखिए इंस्टीट्यूट्स कितने हुए। आप यदि कहेंगे जितनी यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं आज वहां, वो सब उसी दौर में हुई। और उस दौर की वो यूनिवर्सिटीज का मैं एक सेकेंड बता रहा हूं आपको, ये हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये हाँ, सुनिएगा। तो उस समय में जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 1960, रांची विश्वविद्यालय 1960 जो अब झारखंड में चला गया है, मगध विश्वविद्यालय 1962 और दरभंगा में कमलेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी 1961, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय 1970 पूसा समस्तीपुर में, और 1973 में एलन मिथिला विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय 1987। और इसके बाद में ये जो हुए फिर 7 ओपन यूनिवर्सिटीज खुली। इसके अलावा 6 प्रमुख मेडिकल कॉलेज खुले, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 1970 भागलपुर, नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज 1970, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज 1970 दरभंगा, इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान 1983। और इसके बाद में 63 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 63 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। इसमें अब इसके बाद में आप देखिए जो है 3 जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, और उनमें प्रमुख में एग्रीकल्चर क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में। इसके जो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और जो कुष्ठ रोग पे काम कर रहा था एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज एंड रिसर्च,
पटना केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1965, और इसके अलावा 45 पीएसयू खुले, 45 पीएसयू, और जिनमें एक आध के नाम बताया, भारत बैगन इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इस तरह से ये हैं। इसके बाद में आप ये समझिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल, नेशनल, बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट खुले हैं जी। मैं इसीलिए बता रहा हूं, आप 2014 से, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि 5 से बात करें, 5 से तो चलिए इनकी केंद्र में सरकार नहीं थी कह देंगे, लेकिन सेंट्रल सरकार थी, और इसके बाद एक भी सिंगल यदि इनका खुला हो तो बता दें। जो दरभंगा में एम्स खोलने की बात कही थी नरेंद्र मोदी ने, और वो आज 10 साल बाद में गेट का डिजाइन बन रहा है, सिर्फ गेट का डिजाइन। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में बिहार को रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, हर चीज के लिए दिया किसने? जो लालू जी जब सरकार में मुख्य मंत्री थे, रेल मंत्री, उनके समय में जो वो मधेपुरा में रेलवे का जो कारखाना 2006 में मंजूर हुआ, और उस पे एक फेज बन गया था, दूसरा फेज कितना उसमें इंजन बनाने का था, वो शायद कंप्लीट हो गया है या होने वाला हो, पता नहीं। तो वो जो है, इसके अलावा मुझे बताइए ना इनका बनाया। आप इसको मेरा मत मानिए, आपको ज्यादा है तो आप सर्च कर लीजिए, सरकार, भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके सर्च कर लीजिए। साहब एक नहीं बना, इसीलिए कहा जाता है कि मोदी जी ने एक भी पीएसयू बनाया नहीं है, बेचा है सिर्फ। ठीक है अजय जी, तो साहब यह है। इसके बाद में यदि कोई कहता है कि यह किया गया है या कट्टा है या वो है, तो साहब आंकड़े आप बता दो, आप ही के आंकड़े से मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे के आंकड़े से बात नहीं करूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है अजय जी ने रखी, और जो कुछ अजय जी ने बताया सब पब्लिक डोमेन में है। इससे तो लग रहा है कि पूरे विकास का, पूरे बिहार का निर्माण विकास शब्दों में कौन कर रहा है, धरातल पर किसने किया, ये सारी चीज़ें साफ हैं। हमारे साथ सामाजिक चिंतक लगातार जुड़े हुए हैं, अर्जुन केसरी साहब। अर्जुन केसरी साहब, अभी अजय जी ने एक लंबी फहरिस्त बताई, बिहार के लोग जो सबसे मेधावान लोग हैं, बिहार दुनिया में, विश्व में बिहारी अपना झंडा फहरा रहे हैं, जहां आप देखो वहीं बिहारी सब पर भारी, और ये अपने ही राज्य में उनकी ये दशा है। उनको कोई कह रहा है कि भाई कट्टा, कोई कह रहा तमंचा, कारखाने की बात क्यों नहीं होती, और सामाजिक ताने बाने का भी लोग फायदा उठाते हैं कि ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये फला है, डिका है, ये बाबू साहब हैं, भूमिहार हैं, सब। अर्जुन, कि बिहार में जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। बात यही है कि जैसे जैसे नजदीकी चुनाव आता है, लोग आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ताकि पब्लिक का झुकाव हो, परंतु ये नहीं देखते हैं कि इसका क्या असर होगा। ये कट्टे वाली बात जो है यहाँ पे बिहार में जो किया गया है, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ मूल रूप से एक प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है कि कट्टा की बात करे। मूल रूप से होना चाहिए था कि यहाँ बेरोजगार क्या है, भारत बिहार में स्थिति क्या है बेरोजगारी का, उस पर होनी चाहिए बात। अब रही बात जंगल राज की, तो एक समय था कि इस तरह का माहौल था, उससे तो कुछ अभी वर्तमान समय में स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी चहुमुखी विकास जो होना चाहिए बिहार में, वो विकास नहीं संभव हुआ है। एक तरफ रोड का विकास ठीक है, बिजली का विकास ठीक है, लेकिन जो शिक्षा का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं है, और भ्रष्टाचार का जो है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। इसी को लेकर के जो विपक्षी नेता है वो हमेशा आवाज उठाने की कोशिश किए हैं, और उसी को मुद्दा पर वो आकर्षित करते लोगों को। तो कहीं जो पार्टी है, सत्ता पक्ष का जो पार्टी है, उन्हें ये लग रहा है कि हो सकता है कि इन मुद्दों पर हमारी चुनावी जो है वो डाउन हो जाए, चुनावी दशा जो है गिर जाए, इसलिए तरह तरह के बातें पब्लिक को लुभाने के लिए कि हमारी ओर आकर्षित हो, हमें वोट मिल जाए, हम बहुमत प्राप्त करें, इस तरह का बातें वो करते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें देखना होता है कि यहाँ पर सिर्फ रोड और लाइन से काम नहीं चलेगी, इसके लिए हमें शिक्षा का क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा,
और जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे कल कारखाने, ये सब कभी यहाँ पर उद्घाटन होनी चाहिए थी, ओपनिंग होनी चाहिए थी, ताकि यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं, जो दूसरे जगह जाते, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मूल रूप से है कि अभी चुनावी सभा में मूल रूप यही है कि किसी तरह से हमें पब्लिक को आकर्षित करना है, लुभाना है, कुछ बातें को दिखाना है, ताकि पब्लिक हमारे तरफ प्रभावित हो। अच्छा, सामाजिक न्याय की बात लेकर के- करें अर्जुन केसरी, अगर सामाजिक न्याय की बात करें, आप सामाजिक चिंतक हैं, अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो राहुल गांधी बार बार सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी ईबीसी इनके हकूक की बात करते हैं, ऐसे लोगों को 50% ठेकों की गारंटी की बात करते हैं। तो क्या इन 20 वर्षों में नीतीश के राज में, बीजेपी के राज में सामाजिक न्याय हुआ? क्या सामाजिक न्याय के हिसाब से काम हो रहा कि नहीं हो रहा, ये जरा बताइए। देखिए, सामाजिक न्याय की जहां तक बात किया जाए तो जो होना चाहिए वो कंडीशन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुई है। आज देखा जाए बहुत सा ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अभी भी वही जिंदगी में जी रहे हैं। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए और जो हमें उन्हें हर तरह का अधिकार मिलना चाहिए, अभी भी वही जिंदगी जी रहे हैं। इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में। ठीक बात है। ओम प्रकाश भुवन की तरफ मैं रुक करूंगा। ओम प्रकाश जी, अभी अजय जी ने 2014 से पहले की बात वो कर दी। उन्होंने कहा कि भाई इससे 2014 के बाद आपने बिहार में कौन सा ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया, वो जरा बता दीजिए दर्शकों को। उससे पहले आज़ादी के बाद तो दर्जनों, एक लंबी फहरिस्त अजय जी ने गिनाई कि कौन कौन से संस्थान वहां खोले बिहार में। अजय जी ने बहुत विद्वतापूर्ण इतने सारे आंकड़े दिए। भाग्य से उसमें आरजेडी वाला पार्ट नहीं था, कांग्रेस का पार्ट था। अच्छी बात है, कांग्रेस को देश ने सरकार इसीलिए बनाया था कि कुछ करे। तो आप लोगों को भी सरकार इसीलिए दी गई थी भाई, आपको भी सरकार इसीलिए दी गई। कुछ कीजिए कि कट्टा दिखाइएगा चुनाव में। भाई साहब, सुन लिया जाए हुजूर। एक हमारे यहाँ कहावत है कि काने सुनाई की आंखें दिखाई। हम सबने देखा है बिहार में हॉस्पिटलों में सुअर लौटते हुए, कुत्ता घूमते हुए, और आज हमारी ही पीढ़ी देख रही है चकाचक हॉस्पिटल। हम सबने देखा है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग तक, सॉरी, स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं होती थी बिहार में 25 साल 30 साल पहले, जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई। आज ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिसका पक्का बढ़िया से सारा रंग रोगन, कोई यूनिवर्सिटी बनाए हैं उच्च शिक्षा के लिए, कोई बहुत बड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान बनाए हैं, कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाए हैं नालंदा टाइप का। वो तो मनमोहन सिंह जी शुरू कर गए थे, उसी को ब्रांडिंग करते रहते हैं आप लोग कि नालंदा बना रहे हैं, नालंदा बना रहे हैं, अब वीडियो बनवाते रहते हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बिहार में, नम ITI करने के लिए हमारे बच्चों को साउथ इंडिया जाना पड़ता था। आज नंबर ऑफ ITI बिहार में, इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में, मेडिकल कॉलेज बिहार में पिछले 15 वर्षों में कितने बड़े हैं, ये भी सर अगले डिबेट में जरा वो आंकड़ा बता देंगे। हमारे यहाँ ITI बहुत बड़ा चीज माना जाता था सर। पिछले 10 वर्षों में कितने ITI बिहार में बढ़े हैं और उससे कितने बच्चे स्किल्ड हुए हैं, ये धरातल पे आके अध्ययन तो करें। ठीक है, ठीक है। सहान परवेज ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो दिया इनको, वो बहुत टूटे स्कूल, बर्बाद अस्पताल, सुअर लौट रहे, ये सब दिया आप लोगों ने, और इन्होंने चकाचक कर दिया। वो कह रहे वो तो कांग्रेस वाला पार्ट है, जो अजय जी ने बताया कि भाई कांग्रेस को इसीलिए देश दिया गया था आजाद करा के कि तुम कुछ काम वाम करो, लेकिन ओम प्रकाश जी की पार्टी को काम वाम नहीं करना। वो कह रहे ना, हमको तो केवल भाषण देने के लिए दिया गया कि बिहारियों को कट्टा दिखाओ बस। बोलिए। आपने बहुत काम किया, आपने बहुत सीरियस बात कही कि सरकारें बनाई जाती है काम करने के लिए, और सारे काम करने की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की थी, आरजेडी की थी, नेहरू की थी, इंदिरा की थी और लालू जी की थी। ये सिर्फ तमाशा करने आए हैं, ये सिर्फ ढोल बजाने आए हैं, कट्टा चलाने आए हैं। आपने इस बात को कंप्लीट कर दिया। दूसरी बात है कि भाई साहब को भी जानकारी ही नहीं है कि आज भी बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा जर्जर स्थिति में है, और आज भी आप चले जाइए सीमांचल के एरिया के अंदर, वहां पे चचड़ी और बांस घेर कर विद्यालय चलाई जा रही है, क्योंकि बाढ़ जैसी समस्या हर साल आपको
परेशान कर रही है, उसका कोई ब्लूप्रिंट 20 साल के अंदर नहीं हुआ। जहां आधी आबादी बाढ़ से त्रस्त है, आधी बिहार की आबादी सुखाड़ से त्रस्त है, उसका कोई ब्लूप्रिंट ओम प्रकाश जी धैर्य रखिए, आ रहा हूं आपके पास। ओम प्रकाश जी कुछ नहीं धैर्य रखिए, उसके बाद अभी बात करेंगे कि आपके सामने इतना सारा आंकड़ा रखा गया, इतना सारा आंकड़ा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने रख दिया कि इनको इतनी जानकारी थी ही नहीं कभी कि ऐसी चर्चा हो सकती है, और ये माफी कर चाहते हैं इनको कि इतना ही प्रिपेयर होके बैठे ही नहीं थे। अब इनको भले आदमी है शान परवेज। दूसरी बात, ओम प्रकाश जी भले आदमी है, उन्होंने कहा अगली बार तैयार करके लाऊंगा, उन्होंने विद्वता नहीं झाड़ी, वो अगली बार लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार लेकर आएंगे। मैं सहमत हूं कि वो प्रिपेयर होके बैठे ही नहीं थे, और प्रिपेयर होके तो मोदी जी भी भाषण देने नहीं आए, ताकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो कट्टा चला रहे हैं। और अगर प्रिपेयर होके नरेंद्र मोदी जी आते तो पहले की संस्कृति जो विपक्ष की संस्कृति थी, जो राजनीति की संस्कृति थी, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार का रूप दे दिया, वो संस्कृति, वो परंपरा कम से कम आज राजनीति में बची रहनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने काम किया था उन लोगों की चर्चा होनी चाहिए थी। इसी लालू यादव जी ने गरीबों को पहली बार एसी ट्रेन का मुंह दिखाया, गरीब रथ चलाकर, और ये प्रधानमंत्री जी आए थे जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। हवाई जहाज पे बैठते थे उनका जूता गायब हो गया है, हकीकत है ये बात का। आज दिल्ली से पटना आने का 20-20 हजार रुपए छठ में भाड़ा वसूला गया, क्योंकि आप किसी कंपनी की दलाली कर रहे हैं, आप सरकार नहीं चला रहे, आप किसी कंपनी के चंद नामचीन उद्योगपतियों की आप दलाली कर रहे हैं। आपने वादा किया था, हमने वादा किया, हमने किया, हमने हर गरीब को जिसने कभी एसी नहीं देखा उसको गरीब रथ में बैठने का अधिकार दिया, और हमने बैठा के सफर कराया। गरीब जो बिना चप्पल के ट्रेन में बैठ सकता था, आपने हवाई चप्पल की बात कही थी। ठीक है, और हवाई चप्पल की बात करके आप तो जूता गायब करा दिए भाई। आप लोग पता नहीं कुछ कोई गरिमा ही नहीं रखते हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, दलाली नहीं। हवाई चप्पल प्रधानमंत्री का शब्द है कि हवाई चप्पल वाले प्रधानमंत्री दलाली नहीं कर रहे यार, प्रधानमंत्री देश का होता भाई, दलाल नहीं, सरकार दलाली कर रही है, निश्चित रूप से सरकार दलाली कर रही है। ओम प्रकाश बोलिए जल्दी से, मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट। ठीक है शान भाई, थैंक यू। ओम प्रकाश जल्दी से एक केवल मैं बात कर दे रहा हूँ, जिस दलाली की बात कही इन्होंने परवेज भाई ने, हमारा कोई नेता आईआरटीसी रेलवे के घोटाले में बेल पे नहीं है हुजूर। अरे आपके ऊपर केस होना बाकी है अभी। प्रति एकड़ जमीन दरभंगा भागलपुर में आपने किससे पूछ कर दिया? अडानी को 1 रुपए एकड़ प्रति एकड़ जमीन, 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन, रिपीट कर रहा फिर सुनिएगा, 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन किस नियम से दिया है आपने? उस बेटा को केस तो होगा इसमें भी, प्रति एकड़ जमीन कौन से? प्रकाश अगर सरकार बदली तो केस इसमें भी होगा, निश्चित रूप से जाएंगे, केस निश्चित रूप से जाएंगे। अगर सरकार बदली बिहार में तो केस जरूर होगा, तो तय है, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक दल अब दुश्मनी में काम करने लगे, बदले की भावना। 1 रुपए प्रति एकड़, 1 रुपए प्रति एकड़ माँ का जमीन। ठीक है, अगली बार ओम प्रकाश जी, अगली बार आइएगा तो कट्टा के साथ कारखाना की भी सूची लेकर आइएगा। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ टिप्पणी के लिए। अजय जी, अभी ओम प्रकाश जी कारखाने की बात नहीं बता पाए, खैर वो आईआईटी की बात कर रहे हैं, आईटीआई की बात कर रहे हैं, आईटी तो नहीं, आईटीआई की बात कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, स्कूल अच्छे बन गए। क्या वास्तव में जो प्राइमरी शिक्षा है या जो छोटे स्तर पर टेक्निकल शिक्षा है, आईटीआई और वो सारी चीजें क्या ठीक हुई क्या? 16,000 सरकारी स्कूल हैं, 16,000 सरकारी स्कूल हैं जिनमें बिजली तक नहीं है, 10,000 सरकारी स्कूल हैं जिनमें भवन नहीं है, और इसके बाद 74,000 स्कूल हैं जहां कंप्यूटर नहीं है। तो एक तो ये स्कूलों की, अब आईटीआई का देख लीजिए, 38 आईटीआई हुआ करते थे 2005 के पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, 38 होते थे आईटीआई, हर जिले में होता था। लेकिन इसके बाद में 2005 के बाद में टाटा कंपनी के साथ में समझौता किया गया और सारे निजी क्षेत्र में आईटीआई बने हैं, करीब 3,000। तो अब आप ये समझे, मैं उनकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, डेटा जो है मैं सरकारी डेटा पे बात करूंगा। तो सरकारी क्षेत्र में कुछ नहीं बना, अस्पतालों की दशा बद से बदतर है। 74% अस्पतालों में डॉक्टर्स
की जो कमी है 74% कम है, पैरामेडिकल स्टाफ 64% कम है। अब साहब कौन सा इलाज होगा? अब विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि वहां 48% शिक्षक ही नहीं है, तो साहब कौन सी विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जा रही? बाकी रही बात निजी क्षेत्र में क्या बना है क्या नहीं बना है, उसका बड़ा लंबा आंकड़ा है, वो देने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, हमें नहीं लगता है कि इतना टाइम होगा। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से समय के साथ में जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन हुआ, वो पुलिस मॉडर्नाइजेशन ही 2005 में मनमोहन सिंह सरकार लेके आई थी, जिसके बाद में सभी राज्यों को आधुनिक असलहे, आधुनिक गाड़ियां, आधुनिक वो देने का क्रम शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप अपराधों पर पाने के लिए काम हुआ। उसके पहले यह योजना नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो दूसरी कमियां हो सकती हैं जिनके कारण हो, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं वो मैं पहले बता चुका हूं। तो कट्टा भी बता दिया, वो भी बता दिया। ठीक है जी। ओम प्रकाश जी जल्दी से, बस 30 सेकंड दूंगा मैं। दुर्गेंद्र जी, केवल एक आंकड़ा जो अभी मेरे दिमाग में, ठीक है सर ने जो आंकड़ा दिया, गांव के, लीजिए आवाजें चली गई। अरे दुर्गेंद्र जी, इनके पास केवल एक ही आंकड़ा है कि 350 राउंड AK-47 से गोली चल के 14 दिन में बाहर आ गए। चलिए छोड़िए, आप लोग इसी जंगल राज में उलझे रहेंगे। मेरा जंगल राज तेरा जंगल राज। पंकज मान सिंह, जब अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो आजकल तो कारोबार भी पढ़े लिखे चाहिए ना। बिना पढ़े लिखे वाला आदमी तो कारोबार भी नहीं कर सकता। पंकज अनम्यूट करिए। लग रहा है नेटवर्क भी गड़बड़ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम डेटा देते हैं, लेकिन डेटा ही मुझे लगता है गड़बड़ा गया है। चलिए कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि हमने डेटा सस्ता कर दिया, तो लोग रील बना रहे हैं और रील से कारोबार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है डेटा ही गड़बड़ा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कट्टा नहीं, कारखाने की चर्चा होनी चाहिए थी, कारोबार की चर्चा होनी चाहिए। तो बिहार के चुनाव में जो बिहार के वोटर हैं उनसे मेरी अपील है कि वो शिक्षा के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, अच्छे अस्पताल के नाम पर, कारखाने के नाम पर, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, जो भी दल करे उसके नाम पर वोट दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।